ये वीडियो जो है ये रिस्पायरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पता लगाने के लिए कि एक पेशेंट अगर आपके पास आए तो उसको या रिस्पायरेटरी लंग्स या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या इसके अलावा हार्ट का तो कोई मसला नहीं है हार्ट रिलेटेड। ठीक है। तो ये हम लोग कैसे इसके एग्जामिन और असेसमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले रिस्पायरेटरी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या कुछ आता है और कैसे इसकी करते हैं। ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम का तो आप लोगों को पता है। तो इसकी जो है कैसे हिस्ट्री टेकिंग करनी है, सब्जेक्टिव और फिजिकल असेसमेंट। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर की। ठीक है। सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, अगर एक पेशेंट आपके पास आया है और आपको लगता है इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई मसला है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो क्या मसला है। सबसे पहले उसे आप हिस्ट्री टेकिंग लो। आपके पास आ गया, उससे आप पूछो उसके बारे में, डेमोग्राफिक्स का। ठीक है। इसके बाद जो कंप्लेंट है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट है, तो वो से सारी लो कि आपको क्या मसला है। ठीक है। उससे पूछो कि उसे चेस्ट पेन है कि नहीं, ब्रेथलेसनेस है कि नहीं। रिस्पायरेटरी अगर मसला हो तो ब्रेथलेसनेस हो सकती है, कफ हो सकता है। ठीक है। कफ में स्प्यूटम आ सकता है, हीमोप्टिसिस हो सकती है। तो पहले ये आगे जाने से पहले ये आपको मैं टेबल एक दो बता दूं। अगर एक पेशेंट आपके पास आया एक्यूट ब्रेथलेसनेस के साथ, उस जैसे ही आपके पास आया उसे सांस में मसला हो रहा है, या आप कहीं पे काम करें और उधर जो है ना एक बंदा क्लाइंट या कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, किसी और को ब्रेथलेसनेस शुरू होगी, एकदम से सांस लेने में मसला हो रहा है। साथ अगर चेस्ट पेन है या नहीं है, इस बेसिस पे आप क्या पता लगा सकते हैं। अगर चेस्ट पेन नहीं है तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें उसका सांस स्लो, मतलब ब्रेथलेसनेस हो सकती है, मुश्किल होता है सांस लेना, लेकिन उसे चेस्ट पेन नहीं होता है। जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर हो माइनर, तो उसमें इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में चेस्ट पेन हो भी सकता है। और अगर बहुत बड़ा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जिसकी वजह से उधर की ब्लड सप्लाई लंग्स की जो है वो रुक जाए और डैमेज हो, तो उसमें फिर सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। अगर प्लूरैटिक चेस्ट पेन है, प्लूरा, ये जो लंग्स का प्लूरा है, इसमें अगर पेन हो रहा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, वो भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा चेस्ट पेन और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट सांस नहीं ले सक रहा है लेकिन उसे चेस्ट पेन भी नहीं है। ठीक है। जैसे कि न्यूमोथोरैक्स के बंदे को हो गया, सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, उसमें ब्रेथलेसनेस उसके लिए हो जाती है। इसके अलावा हाइपोवोलीमिया शॉक, इस केस में भी सांस नहीं ले सकता। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या पल्मोनरी डीमा, इस केस में लंग्स में कंजेशन हो जाती है, जगह तंग हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इन सब केसेस में चेस्ट पेन नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन वो सांस लेने में मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास एक पेशेंट आया है और सांस नहीं ले सक रहा, सांस उसके लिए लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, और साथ उसे प्लोराइटिक चेस्ट पेन भी है, तो यह नमोनिया हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है जिसमें पेन हो सकता है, पेन नहीं भी हो सकता। ठीक है। पेन तब होता है जैसे कि हमने पढ़ा, जो प्लूरा होता है, प्लूरा की इनर्वेशन होती है अंदर की तरफ। जो प्लूरा है उसे विसरल प्लूरा कहते हैं, और जो बाहर की तरफ है उसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं ना। विसरल प्लूरा को पेन फाइबर्स उधर नहीं होती तो उससे पेन फील नहीं होता। तो अगर विसरा वाला प्लूरल वाला पैराइटल प्लूरा, अगर बाहर की तरफ वाला जो है, अगर वो इरिटेट हो रहा है तो उसकी वजह से पेन हो सकता है, तो प्लूरैटिक चेस्ट पेन आपको तब मिल सकता है न्यूमोथोरैक्स के थ्रू। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से प्लूरैटिक चेस्ट पेन हो सकता है, रिब फ्रैक्चर की वजह से प्लूरैटिक चेस्ट पेन हो सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ सांस लेने भी मसला होता है। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन है जिसमें सांस लेने में मसला होता है, साथ सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। माइकार्डियल इन्फार्क्शन में सेंट्रल चेस्ट पेन होगा और आपके लिए सांस भी लेना मुश्किल होगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जब होता है ना, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल आगे ब्लड पंप नहीं कर रहा बॉडी में, तो उधर से आगे जब ब्लड नहीं जा रहा तो पीछे राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है ब्लड, और लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा तो लंग्स से आगे ब्लड नहीं जाएगा, तो लंग्स में जब जमा होता जाएगा तो उधर सांस लेने में मसला होगा, ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट पेन होगा। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें क्लॉट वगैरह कुछ फंस जाता है, जिस वजह से सांस लेना मुश्किल होता है, क्योंकि उधर इडीमा डेवलप होने शुरू हो जाता है और साथ ही पेन भी होता है। इसके अलावा ब्रेथलेसनेस आपको और कौन सी कंडीशन में हो सकती है, एस्थमा और सीओपीडी, जिसमें आपको वीजिंग और कफ साथ होगी। सही है। अच्छा, अगर कफ है, चलो कफ पे आते हैं। अगर आपको कफ है, किसी बंदा आया आपके पास, उसको कफ है, या एक्यूट हो सकता है, अभी अभी नया नया कफ शुरू हुआ है, या काफ़ी टाइम से उसे कफ हो रहा है। ठीक है। अगर उसे अभी अभी कफ शुरू हुआ है, उसका अगर आपने लंग्स एक्सरे देखा है, लंग्स एक्सरे अगर उसका नॉर्मल आ रहा है और वो कफ कर रहा है, खांसी कर रहा है, तो क्या हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई फॉरेन बॉडी उसने अभी अभी कर ली है। ठीक है। इसके अलावा इरिटेंट या डस्ट फ्यूम्स, तो इसकी वजह से कफ तो हो रहा है लेकिन एक्सरे में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा।
इसके अलावा कोई ऐसी फॉरेन बॉडी जैसे कि कोई चिंगम चला गया सांस की नाली में, ठीक है, ट्रैकिया में चला गया और आपको उसकी वजह से खांसी हो रही है, और एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे आपको मिल रहा है जिसमें आपको नज़र आएगा चिंगम, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आएगी उधर कफ में, ठीक है, चेस्ट में। इसके अलावा न्यूमोनिया हो गया, वो आपको चेस्ट एक्सरे में पता चल सकता है। इसके अलावा एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, इस केस में भी आपको एक्यूट कफ हो सकता है और आपको एक्सरे एबनॉर्मल शो हो सकता है। इसके अलावा क्रॉनिक कफ, एक पेशेंट काफ़ी टाइम से है और उसको कफ है, तो अगर उसमें एक्सरे अगर एबनॉर्मल है, कौन सी कंडीशंस में एबनॉर्मल, मतलब आपको कुछ नज़र आ सकता है लंग्स में, लंग ट्यूमर हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या ब्रोंकिएक्टेसिस, इस केस में आपको लंग्स में एबनॉर्मलिटी शो होगी और साथ ही उसे कफ होगा काफ़ी टाइम से। ये बल्कि जबकि ये केसेस जो है इसमें आपको कुछ लंग एबनॉर्मलिटी शो नहीं होगी लेकिन उसको काफ़ी टाइम से कफ होगा। इसके अलावा जब आप स्प्यूटम, कफ के बाद जो आप बलगम निकालते हैं, फ्लैम जो निकालते हैं, तो वो कैसा है, उसकी बेसिस पे आपको पता चल सकता है लंग में क्या मसला है। अगर सीरस है मतलब वाटरी टाइप है, पतला है बहुत और पिंक कलर का हो सकता है, फ्रॉथी हो सकता है, तो ये इडीमा जब होता है, इडीमा के केस में जो है उधर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है, उसकी वजह से पिंक, इडीमा में ज़्यादातर पिंक आपको सीरस फ्लूइड नज़र आता है क्योंकि इडीमा में वाटर भी लीकेज होती है और साथ ही साथ ये पिंक कलर का होता है। जबकि एल्वियोलर कैंसर में आपको क्लियर वाटर भी मिल सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई का अगर कैंसर हो जाए उसमें एक स्पेसिफिक सेल्स है जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, अगर उनको हो जाए तो उससे ज़्यादा होगा तो वो सीरस होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर म्यूकॉइड जो नॉर्मल, अगर हम लोग अगर म्यूकस सिक्रीट करें, स्प्यूटम बाहर निकालें, तो वो या ग्रे होता है ना, इसके अलावा वाइट भी हो सकता है, वेसिड या क्लियर, ये नॉर्मल इन केसेस में हो सकता है। एस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। परविलेंट, परविलेंट में दो किस्में हैं, अगर येलो कलर का उसका स्प्यूटम निकल रहा है तो इसका मतलब अभी अभी इसको कोई इन्फेक्शन हुआ है या एस्थमा। अगर ग्रीन है तो मतलब प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन है, काफ़ी टाइम से इन्फेक्शन हुए हैं जैसे इन केसेस में है, ठीक है। इसके अलावा अगर रस्टी रेड है तो न्यूमोकोकल नमूनिया हो सकता है। अब आपको मैं स्टार्ट में बता रहा था कि हिस्ट्री टेकिंग उसे लेके पेशेंट आपके पास आया है लंग्स के किसी मसले के साथ, उसे ब्रेथलेसनेस भी तो हो सकती है, पेन भी तो साथ हो सकता है लंग्स के मसले के साथ, कफ हो सकता है, एक्सरे भी हम लोग देख सकते हैं उसमें, स्प्यूटम उसका पता, उससे हमें काफ़ी कुछ पता चल सकता है। तो उससे सब कुछ पता करे तो आपको काफ़ी कुछ पता चल सकता है कि उसको कौन सी कंडीशन हो सकती है, कौन सी नहीं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री से आपको पता चल सकता है कोई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है जो इसमें इनहेरिट हो गया, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में किधर रह रहा है, गरीबी है या इस तरह कुछ, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, और ये जो बाकी है कि फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और क्वालिटी सेवेरिटी हो गया, और क्या वक्त के साथ ज़्यादा हो रहा है कम, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कोई एग्रेवेटिंग कंडीशन है, न्यूमोनिया हो सकता है जो वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कैंसर वगैरह। एग्रेवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स भी आप पूछ लिए, ठीक है। ये टेबल्स देख लिए, इन टेबल से ही आपके काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, अब सब्जेक्टिव असेसमेंट आपने कर ली, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में। सब्जेक्टिव में आप उसे सवालात पूछते हैं, ठीक है, उसको आप विजिबली अपनी सेंसेस के थ्रू नहीं देखते या फील करते। अब जो है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, फिर इंस्पेक्ट करो। ऑब्जर्व में आप पूरी बॉडी को ओवरऑल देख लो, फिर उसके बाद इंस्पेक्ट में हर एक बॉडी पार्ट को आप गौर से देखो तो वो इंस्पेक्शन में आ जाता है। पाल्पेशन, टच करके फील करना या पता लगाना। परकशन में आप जो है उसे टच कर, वो वाइब्रेशन वो करते हो ताकि पता चले उसके थ्रू। ऑस्कल्टेशन में आप वॉइसेस, साउंड्स हेयर करते हो, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं लंग्स में। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या पता चलेगा अगर कोई लंग का मसला हुआ, इसके अलावा और जो बाकी इसमें लिखे हुए कंपोनेंट्स उसमें क्या मिलेगा। अब ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें तो ऑब्जर्वेशन में आप उसकी बॉडी को आप देख रहे हो सकता है वो बेड पे लेटा हो, आईसीयू का पेशेंट हो, आप उसकी बॉडी को देख रहे हो, उसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो। एंड ऑफ द बेड से देखो, एक कोने में पीछे टांगों की तरफ खड़े होकर देख लो। लेग्स देखो सबसे पहले कि डीवीटी वगैरह तो नहीं, एडिमा एक साइड या दोनों साइडों पे तो नहीं है। इसके अलावा हैंड साइनोसिस या इस तरह क्लबिंग या टार स्टेंट तो नहीं है जिसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकता है। नेक में जगलर वेनस प्रेशर तो नहीं है, हार्ट फेलियर को इंडिकेट कर सकता है, या लंग्स में कोई मसला, हाइपरटेंशन जिसकी वजह से आगे ब्लड ना जा रहा हो। तो इसके अलावा इज़ द पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ सिटिंग ऑन द एज ऑफ बेड डिस्ट्रेस्ड। इसके अलावा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पे तो नहीं है पेशेंट, मतलब इस ऑक्सीजन नहीं ले सक रहा। तो ये आपने सारे ऑब्जर्वेशन में देख लेना। इसके बाद इंस्पेक्शन देखते हैं। इंस्पेक्शन में आपने उसके हर जो बॉडी, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है उससे आप गौर से देखते हो, जैसे कि लंग्स है, लंग्स के रिलेटेड चेस्ट है जगह, तो उस चेस्ट को आप देखो, ठीक है। शेप ऑफ चेस्ट देखो, शेप ऑफ चेस्ट में
इसके अलावा सिमेट्री, कैसे ब्रीथिंग कर रहा है एक साइड से ज़्यादा। इसके अलावा ब्रीथिंग पैटर्न, पोजीशन ऑफ ट्रैकिया, इंटरकोस्टल स्पेसिस। अब एक हर एक को देखते हैं। शेप एंड सिमेट्री ऑफ चेस्ट। शेप और सिमेट्री आपको काफ़ी कुछ बता सकता है। सबसे पहले तो ये देखो, एक साइड से ज़्यादा एक साइड से कम तो नहीं, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर देखो, ठीक है। इसमें ये कंडीशंस आ सकती है चेस्ट की शेप में। बैरल शेप्ड हो सकते हैं, पेक्टस कैरिनेटम। बैरल शेप्ड कब होता है? सीओपीडी का पेशेंट हो, जिसमें वो लंग्स जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर हवा भरी हुई होती है, उसकी वजह से उसका एंटीरो पोस्टीरियर आगे पीछे का जो डायमीटर है, अगर उसे आप साइड से देखें तो आपको वो ज़्यादा उसका डायमीटर नज़र आएगा, जबकि आगे से देखें तो आपको कम नज़र आएगा उसका डायमीटर, ठीक है, पेशेंट को, अगर फ्रंटल और सैजिटल प्लेन वाली बात मैंने की है। पेक्टस एरिनेटम मैं आपको इन पिक्चर्स में दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देखिए, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसे कहते हैं पेक्टस कैरिनेटम या पिजन शेप्ड चेस्ट। पिजन कभी बाहर से इस तरह निकला होता है चेस्ट। पेक्टस एक्सकेवेटम अंदर की तरफ चला गया। ये जो होता है रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया या एस्थमा, बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनको हो जाए कंडीशंस, तो उस केस में जो होता है ये बाहर की तरफ निकल आता है। एक्सकेवेटम डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी है, अंदर की तरफ चले जाता है। जब अंदर की तरफ गया होता है तो अंदर हर्ट होता है, तो हर्ट एक साइड पे चले जाता है, लेफ्ट साइड पे चले जाता है। इसके अलावा सांस लेने में मसला होता है क्योंकि अंदर जगह तंग हो जाती है। काइफोसिस हो सकती है जिसमें थोरेसिक स्पाइन बहुत ज़्यादा कर्व होता है, कर्वेचर होता है। लॉर्डोसिस में लंबर स्पाइन की बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ कर्वेचर होता है। स्कोलियोसिस में लेटरल साइड पे गया होता है स्पाइन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इंस्पेक्शन में पता चल सकता है शेप ऑफ चेस्ट का। अब ब्रीथिंग पैटर्न देखते हैं। ब्रीथिंग पैटर्न मतलब वो कितना तेज़ ब्रीथिंग कर रहा है, रिदम कैसी है, मतलब कभी स्लो कभी तेज़, इस तरह तो नहीं है। या डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कितनी गहराई के साथ ब्रीथिंग, सांस अंदर ले रहा है और सांस बाहर निकाल रहा है। तो ये आपको काफ़ी कुछ बता सकते हैं। नॉर्मल जो ब्रीथिंग है उसे यूपनिया कहते हैं। यूपनिया मतलब ट्रू, यू ट्रू को कहते हैं। 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट जो है ना नॉर्मल एडल्ट के लिए है, ठीक है। यंग एडल्ट में 12 to 16, जबकि छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये उनकी लिखी हुई है। उनकी लंग्स छोटी होती है तो ऑक्सीजन पूरे के ज़्यादा ज़्यादा सांस लेते हैं। अच्छा, टेकिपनिया, जब एक बंदा ज़्यादा सांस ले, 20 ब्रेथ्स पर मिनट से ज़्यादा ले। ब्रेडिपनिया, जब 12 ब्रेथ्स जो लीस्ट वो मिनिमम जो नॉर्मल है उससे भी कम ले, तो ब्रेडिपनिया कहते हैं। रिदम ऑफ ब्रीथिंग। एपनिया किसे कहते हैं? ए मतलब ए आ रहा है मतलब नो, तो एपनिया जब बंदा सांस ना ले, 15 सेकंड से ज़्यादा के लिए ना ले, तो इसे एपनिया बोलेंगे। इसके अलावा चेन स्ट्रोक्स रिस्पायरेशन और बायोट्स रिस्पायरेशन, ये दो किस्म के रिस्पायरेशन के तरीके होते हैं, मैं आपको ज़रा बताता हूँ। अच्छा, पहले बायोट्स रिस्पायरेशन देखें। इसमें बंदा नॉर्मली सांस ले रहा है लेकिन फिर एकदम से रुक जाती है सांस उसकी, फिर से उसके बाद नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम या नॉर्मल ब्रीथिंग करने शुरू हो जाता है, ठीक है। ये न्यूरॉन डैमेज या कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। इसके अलावा चेन स्ट्रोक रिस्पायरेशन में क्या होता है, एक बंदे ने स्लोली स्लोली सांस तेज़ किया, पहले नॉर्मल, फिर तेज़ लेने शुरू हो जाता है डीप ब्रीथिंग, फिर उसके बाद फिर से स्लो ब्रीथिंग करता है और एकदम से रुक जाता है, फिर से थोड़ी देर बाद इस तरह होता है। तो चेन स्ट्रोक में पहले ग्रेजुअल हाइपरएपनिया, हाइपोएपनिया, एपनिया, फिर हाइपोएपनिया, हाइपरएपनिया, हाइपोएपनिया, इस तरह के होता है। तो स्मॉल ब्रीथिंग में क्या होता है, आप गहरे गहरे और तेज तेज सांस लेते हो, जिस तरह मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये देखिए कंडीशंस लिखी हुई है जिसमें आपको इस तरह सांस लिए जा सकता है, लोग लेते हैं। डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, कितनी गहराई से आप सांस ले रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा गहराई से ले रहे हो तो हाइपर एपनिया। हाइपर वेंटिलेशन मतलब आप गहराई से भी सांस ले रहे हो और तेज़ तेज़ सांस ले रहे हो, ठीक है। गहराई से मतलब और तेज़ तेज़, इस तरह दोनों को जब एक साथ कंबाइन करो तो हाइपर वेंटिलेशन कहलाता है। हाइपो वेंटिलेशन डिक्रीज डेप्थ एंड रेट। स्मॉल ब्रीथिंग मैंने आपको बता दिया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हो सकता है। एपनियोस्टिक ब्रीथिंग में क्या होता है, प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती है, रिजल्ट ऑफ ब्रेन डैमेज, ठीक है। एपनियोस्टिक सेंटर किधर होता है, ये होता है पॉन्स में, ठीक है, ब्रीथिंग सेंटर एक। एटेक्सिक ब्रीथिंग में कभी वो शैलो ब्रीथिंग करता है, कभी डीप ब्रीथिंग करता है, सेरेबेलर डिजीज में ज़्यादातर हो सकता है। पोजीशन ऑफ ट्रैकिया आपने देखना है इंस्पेक्शन में, आपने क्या क्या देख लिया इंस्पेक्शन में, हमने शेप और सिमेट्री देख ली, ब्रीथिंग पैटर्न देख लिया, पोजीशन ऑफ ट्रैकिया देखते हैं कि ट्रैकिया किसी साइड पे डिविएट तो नहीं किया हुआ। ये आपको एक्सरे के थ्रू पता चल सकता है, ट्रैकिया किसी एक साइड पे जा सकता है। अच्छा, लंग्स अंदर हमारे दो है ना, आप लोग चेस्ट में दो लंग्स हैं, ठीक है, उसके दरमियान में ट्रैकिया है। अगर एक साइड पे लंग छोटी हो जाए तो ट्रैकिया उस छोटी साइड पे चला जाएगा। तो इसी तरह अगर अपर लंग या लंग कोलैप्स हो जाए तो ट्रैकिया टुवर्ड्स द साइड ऑफ लंग लीजन, जिस साइड पे लंग्स का कोलैप्स हो गया उस साइड पे ट्रैकिया चला जाएगा। इसके अलावा न्यूमोनेक्टोमी, एक साइड का आप लंग निकाल दो तो उस साइड पे ट्रैकिया डिविएट हो जाएगा,
क्योंकि उस तरफ जगह ज़्यादा है तो उस तरफ चला जाता है। इसके अलावा अपर लोब फाइब्रोसिस हो जाए, एक साइड पे मतलब रिस्ट्रिक्शन हो रही है, उधर ब्रीथिंग ज़्यादा नहीं हो रही, तो ट्रैकिया उस साइड पे जाने की कोशिश करेगा जिस साइड पे ब्रीथिंग नहीं हो रही। ठीक है। अब अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन, अब लेट सपोज लंग का कोई एक मसला है और उसके ऑपोजिट साइड पर ट्रैकिया डिविएट हो जाए। कब होता है? जब एक साइड की लंग में कोई, जैसे कि इधर लिखा हुआ है प्लूरल एफ्यूजन, एक साइड की लंग में प्लूरल एफ्यूजन होगी, ये फ्लूइड जमा होता जा रहा है, जिसकी वजह से उस जगह कम हो रही है तो ट्रैकिया दूसरी तरफ जा रहा है। इसी तरह टेंशन न्यूमोथोरैक्स, एक साइड पे हवा ज़्यादा क्रिएट हो रही है तो उस वजह से ट्रैकिया दूसरी साइड पे डेविएट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको मीडियास्टिनल मास नज़र आ रहा है ट्रैकिया अगर आप देख रहे हो उसमें, तो लंग कैंसर, लिम्फोमा या गॉइटर आपको शो कर सकता है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ट्रैकिया से आपको ये पता चल सकता है। इसके अलावा इंटरकोस्टल स्पेसेस, आप देखो एक पेशेंट आपके पास आया, उसको अगर रिस्पायरेटरी कोई मसला है, जैसे कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, या आप अपना सांस बंद कर ले, ठीक है, अपने नोज़ पे हैंड रख के सांस बाहर निकालने की कोशिश करें, तो एक किस्म से आपने नोज़ जब बंद किया हुआ है तो आपने ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है ना, सांस बाहर नहीं निकल सकेगा। तो जब बाहर निकालने की कोशिश करेगा ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, तो आपकी जो इंटरकोस्टल स्पेसेस है वो बल्ज आउट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप एक्सपायर करने की कोशिश करें, अंदर हवा ज़्यादा है जो कि हम बाहर निकालने की कोशिश करें लेकिन बाहर नहीं निकल सक रही, तो इंटरकोस्टल स्पेसेस पे हवा जोर डालेगी जिसकी वजह से इंटरकोस्टल स्पेसेस हमारे बल्ज आउट नज़र आएंगे। ठीक है, अगर एक बंदे को ऑब्स्ट्रक्शन एम्फाइजिम है तो उस केस में आपको बल्जिंग आई इंटरकोस्टल स्पेसेस नज़र आएंगे। रिट्रैक्टेड कब नजर आएंगे? जब एक ब्लॉकेज हुई है और बंदा सांस अंदर की तरफ नहीं ले सक रहा मैं अंदर की तरफ सांस ये लिए तो ये अगर सांस मैं अंदर की तरफ ना ले सकूँ, लेट सपोज मैं सांस बाहर निकालूँ अपनी और नोज़ बंद कर दूँ, और जब मैं सांस अंदर की तरफ लेने की कोशिश करूँगा तो सांस अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से जो इंटरकोस्टल स्पेसेस है उसके वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो रिट्रैक्टेड इंटरकोस्टल स्पेसेस आपको नजर आ सकते हैं। तो इसके अलावा पाल्पेशन, पाल्पेशन के थ्रू आपको क्या पता चल सकता है? इंस्पेक्शन में जो थर्ड या फोर्थ कंपोनेंट है पाल्पेशन, अच्छा सॉरी इंस्पेक्शन ख़त्म हो गया इसके साथ, अब पाल्पेशन पे आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में हमने कहा था सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़ लिए। ठीक है, अब पाल्पेशन, उस जगह की पाल्पेशन करते चेस्ट की, फिर उसके बाद परकशन करके चेस्ट की और ऑस्कल्टेशन, इसके साथ हमारी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगी। अब पाल्पेशन करते, पाल्पेशन टच करके फील करना। ठीक है, आप ये पता लगा सकते हैं किसी बंदे को इस जगह पे टेंडरनेस है तो आप टच करो। रिस्पायरेटरी एक्सकर्जन, मतलब वो कितने ज़ोर से ब्रीथिंग कर रहा है। टेक्टाइल फ्रेमेटस, जब वो सांस ले रहा है तो उसमें कोई वाइब्रेशन तो आपको फील नहीं हो रही। यस, आवाज़ आप जब निकालते हो अपने हाथ रखो अपने चेस्ट वॉल पे तो आपको वाइब्रेशन फील होगी आवाज़ निकालते वक्त, तो इसे फ्रेमेटस कहते हैं, टेक्टाइल फ्रेमेटस। अच्छा, तो टेंडरनेस के लिए आप उस जगह को पल्पेट करो। ज़्यादातर कोस्टल कार्टिलेज वाली रीजन जो होती है, जो एजेस होती है, उधर आपको टेंडरनेस फील होती है, तो इसका मतलब भी कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बनने को इसको ट्रिएड्ज़र सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक रिब की एक जगह पे टेंडरनेस हो रही है, या तो उधर रिब फ्रैक्चर हो सकता है, या उधर पल्मोनरी इंफार्क्शन, उस जगह की लंग जो जगह है अंदर से उधर डैमेज हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा रिस्पायरेटरी एक्सकर्जन आप पल्पेशन से चेक करो, मतलब कि वो कितने ज़ोर से सांस ले रहा है, डन एंटीरियरली या पोस्टीरियरली, कितना सांस सही से ले सक रहा है। तो आप पोस्टीरियरली आप इधर हैंड रख दो, ठीक है, इसके साइडों पे, सही है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, चेस्ट वॉल के साइडों पे हैंड रख लो, थम्स को आपस में जोड़ दो और उसी फिर को सांस लो। जब गहरा सांस लेता है तो आपकी जो थम्स के दरमियान जो स्पेस है ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह एंटीरियरली भी आप कर सकते हो। एंटीरियरली आप देखो थम्स में कितना स्पेस आ रहा है, तो ये आपको बता सकता है कि इसकी एक्सकर्जन कैसी है, मतलब ये इसके चेस्ट वॉल और लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसके अलावा अगर एक बंदे के इस तरह आपको एक लेट सपोज एक साइड का थंब साइड पे नहीं हो जबकि दूसरी साइड का साइड पे जा रहा है, मतलब एक साइड पे एक्सपेंशन नॉर्मल हो रही दूसरी साइड पे नहीं हो रही, या इसके अलावा दोनों साइडों से नहीं हो सकती, ये केसेस में क्या हमें पता चल सकता है? अगर एक साइड पे कम एक्सपेंशन हो रही है, एक साइड पे, ठीक है, इस साइड पे लेट सपोज कम, ये चेस्ट वॉल एक्सपेंड नहीं हो रही, तो इससे ये पता चल सकता है इस जगह पे प्लूरल एफ्यूजन हुआ है जिस वजह से लंग एक्सपेंड नहीं हो रही। इसके अलावा लंग या लोअर कोलैप्स हो गए, लंग कोलैप्स हो गई साइड की, तभी एक्सपेंड नहीं हो सकती, या न्यूमोथोरैक्स इधर हो गया, या यूनिलैटरल फाइब्रोसिस, इस केस में भी लंग जो है एक्सपेंड नहीं होती एक साइड की। अब दोनों साइडों से अगर नहीं एक्सपेंड हो रही तो सीओपीडी हो सकता है, ये फाइब्रोसिस वगैरह हो सकता है जिस वजह से दोनों लंग्स एक्सपेंड नहीं हो रही, चेस्ट वॉल भी एक्सपेंड नहीं होता। ठीक है, पैराडॉक्सिकल इनवर्ड मूवमेंट आपको शो हो सकती है अगर जब उसने सांस लेना हो,
लेकिन सांस लेने वक्त जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है चेस्ट वॉल। तो ये डायफ्राम अगर पैरालिसिस हुई हुई है या सेवियर सीओपीडी है तो इस केस में आपको इस तरह शो हो सकता है। सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा, स्किन के नीचे एयर बबल्स। आपकी जो स्किन है, लेट सपोज लंग्स है, इसके ऊपर क्या है, रिब्स है, रिब्स के ऊपर स्किन है, रिब्स और स्किन के दरमियान अगर हवा है तो उसको आप जब टच करोगे तो आपको उधर क्रैकलिंग सेंसेशन फील होगी, कड़प कड़प की आवाज़ आएगी, ठीक है। इसके अलावा टेक्टाइल फ्रेमेटस, पल्पेशन के थ्रू हमने क्या क्या देखा, टेंडरनेस, एक्सपायरेटरी रिस्पायरेटरी एक्सकर्जन और टेक्टाइल फ्रेमेटस। वो जब बात करेगा आप डिफरेंट रीजन्स पे जो है ना हैंड को रखें और उससे कहे बोलो, ठीक है, कोई ऐसा वर्ड बोले जैसे 91 या 111, तो इसमें आपको वाइब्रेशन फील होगी। कैसे फील होगी, आपने जो आपकी उंगली है, उंगलियां जिधर स्टार्ट होती है जिस जगह से, तो उसके नीचे जो बॉल्स ऑफ द हैंड होते हैं, तो इस रीजन को जो है आपने रखना है, उंगलियां टच नहीं करनी चेस्ट वॉल के साथ, ठीक है। पहले पोस्टीरियरली, इसी तरह इंटीरियरली भी आप चेक कर सकते हो और वाइब्रेशन फील करो कि इक्वल इंटेंसिटी की है दोनों साइडों पे और है कैसी, ठीक है। तो ये हो गया। अब परकशन पे आते हैं, परकशन एंड देन ऑस्कल्टेशन, इसके साथ आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगी। अब परकशन, परकशन किसे कहते हैं, ये है डायग्नोस्टिक परकशन। एक फिजियोथेरेपी में परकशन होती है, थेरेप्यूटिक परकशन, ठीक है, वो चेस्ट को ड्रेनेज के लिए ज़्यादातर की जाती है। अच्छा, ये अब डायग्नोस्टिक परकशन में ये मिडल फिंगर आप उस इंटरकॉस्टल स्पेस में रख देते हो, दो रिब्स के दरमियान रख देते हो और उसके ऊपर इस तरह इस फिंगर से, मिडल फिंगर से मारते हो विद अपने रिस्ट के ज़ोर से मारते हो, ठीक है। रिस्ट को एकदम से आप फ्लेक्स करते हो, साथ आपकी मिडल फिंगर भी फ्लेक्स होकर उस पर लगती है। इस तरह आप फील करते हो कि उधर कितनी वाइब्रेशन हो रही है, अंदर की तरफ से कैसी आवाज़ आ रही है, रेजोनेंस कितनी है, ठीक है। तो अगर रेजोनेंट नॉर्मल है, नॉर्मल रेजोनेंस है, तो ये नॉर्मल शो करता है, ठीक है। अगर वैसे डुब डुब, अगर अब आप अपने आप को चेक करो तो ये नॉर्मल है। हाइपर रेजोनेंट में जब आप मार हो, अगर हवा उसके अंदर हो, तो हवा की वजह से डुब 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 की आवाज़ आ सकती है, हाइपर रेजोनेंट। डल कब आती है, जब उधर कोई सॉलिड मास हो, जैसे कंसोलिडेशन हो गई है, कोलैप्स हो जाए, उस पर भी फाइब्रोसिस, ट्यूमर या न्यूमोनिया, इन केसेस में डल आवाज़ आएगी। स्टोनी डल कब होती है, जब उधर फ्लूइड हो, जैसे ब्लड हो या और कोई फ्लूइड हो, तो स्टोनी डल आवाज़ आपको आएगी परकशन में। लास्ट आगे ऑस्कल्टेशंस। ऑस्कल्टेशन में आप स्टेथोस्कोप के थ्रू आवाज़ सुनते हो, ठीक है। आप हर एक जगह पे आवाज़ सुनो और देखो कैसी आवाज़ आ रही है। अगर उसको आप डीप ब्रीथिंग कराओ जब आप ये कर रहे हो, आवाज़ सुनना चाह रहे हो, ठीक है, ओपन माउथ के साथ। वेजिकुलर साउंड, जैसे अभी मैं सांस अगर लूँ तो मेरे ट्रैकिया वाली रीजन में आपको वेजिकुलर साउंड की आवाज़ आएगी, ठीक है, नॉर्मल जो आवाज़ आती है सांस की। अगर इसके अलावा ब्रोंकियल आपको आवाज़ आ सकती है, ब्रोंकियल जैसे एक ओपन ट्यूब है, उसमें से आप हवा फूक मारो तो आपको जो आवाज़ आएगी वो ब्रोंकियल आवाज़ आएगी, ठीक है। तो इसी तरह आपको, अगर आप ये दरमियान में अपने चेस्ट वॉल के रखो स्टेथोस्कोप, तो आपको ट्रैकिया और ब्रोंकाई में नॉर्मली ऐसी आवाज़ आएगी, ठीक है। ब्रोंकोवेसिकुलर, ये जो है ये भी नॉर्मल है, जो कि मिक्स आपको साइड ऑफ द स्टर्नम पे आपको सुनाई दे सकती है, फर्स्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, इन जगहों पे या स्कैपुला के दरमियान आपको ये वाली आवाज़ सुनाई दे सकती है, जिसमें ब्रोंकियल और वेसिकुलर दोनों आवाज़ें शामिल होती है, ठीक है। अब एडिड साउंड्स, एक्स्ट्रा कौन से ऐसे साउंड्स हैं जो आपको किसी रिस्पायरेटरी कंडीशन के बता सकते हैं। क्रैकल्स है, क्रेपिटेशंस या रेल्स, ऐसी आवाज़ें आ रही है जैसे कोई फ्लूइड अंदर हो, जिस तरह एडिमा हो गया, सिक्रीशंस हो गई, तो जब आप सांस ले रहे हो खुड़ 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 इस तरह की आवाज़ आपको आएगी, ठीक है। ये आप आवाज़ यूट्यूब पे सुन लेना तो आपको क्रैकल्स की आवाज़ का पता चल जाएगा। अब ये आवाज़ें जो है ये अगर स्टार्ट ऑफ इंस्पायरेशन में आ रही है, जैसे आपने सांस लेना शुरू किया तो जैसे ही स्टार्ट किया तो एकदम से आपको आवाज़ आई क्रेपिटेशंस की, क्रैकल्स की, तो ये क्या बता सकता है कि आपके जो लार्ज एयरवेज है, जैसे ब्रोंकाई हो गया, ट्रैकिया हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। देखिए जैसे ही सांस लेते हैं सबसे पहले ट्रैकिया और ब्रोंकाई में जाता है, तो इसलिए अगर स्टार्ट में आ रहा है तो स्टार्ट में सांस इधर ही होता है। इसके बाद अगर मिडल में आ रहा है तो ब्रोंकिएक्सटेसिस के बारे में बता सकता है, जो छोटी ब्रोंक्यूल्स है। इसके अलावा अगर एंड में आपको आवाज़ सुनाई दे तो एंड में किधर पहुंचती है हवा, लास्ट में एल्वियोलाइज, और उससे पहले टर्मिनेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गए, छोटे ब्रोंकाई हो गए, ब्रोंक्यूल्स हो गए, सॉरी। तो नमूनिया जो होता है इसी जगह पे वो होता है, इसी तरह फाइब्रोसिस हो गया और पल्मोनरी एडिमा, तो ये आपको ये बता सकता है। विजिस साउंड अगर सुनाई दे रही है ऑस्कल्टेशन में तो एस्थमा के बारे में बता सकता है, या कोई जगह थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट हुई हुई है, ठीक हो गया। तो सोनोरस, जिस तरह खराटे लेते हैं
स्नोरिंग, अच्छा सोनोरस जो है, स्नोरिंग से जो साउंड आता है, ये जब स्मॉलर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो उसमें आपको ऐसी आती है। लार्जर एयरवेज में आपको सिबिलेंट हाई पिच साउंड सुनाई देता है, ठीक है। प्लूरल फ्रिक्शन रब, अगर आप सांस ले रहे हैं और आप सुन रहे हैं ऑस्कल्टेशन के स्टेथोस्कोप के थ्रू, अगर आपको दो सर्फेसेस रबिंग की जो आवाज़ आती है, जिस तरह दो बैलून्स को आपस में रब करो उस तरह की जो आवाज़ होती है, उस तरह की अगर आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन हुई, प्लूराइटिस हो सकता है उससे हुआ है, ठीक है। तो आपको ग्रेटिंग, ग्रेटिंग जिस तरह आप जो कैरेट होता है उसको जब ग्रेट करते हो, चीज़ को आप वो ग्रेट करते हो, गाजर का हलवा अगर आपने बनाना हो तो उसके लिए जो उससे पहले वो छोटा छोटा कर देते हो, उसे ग्रेटिंग कहते हैं। स्ट्राइडर, स्ट्राइडर हाई पिच्ड साउंड होता है, ठीक है। एयर फ्लो टर्बुलेंस, आपकी बड़ी एयरवेज होती है, अपर एयरवेज होती है, उसमें कोई पार्टिकल उधर आ जाए और रोक दे उस जगह को थोड़ा सा, तो आवाज़ जो आती है उसकी आवाज़ का कह रहा है, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी का आपको अभी काफ़ी कुछ पता चल सकता है। आपने सबसे पहले सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की, और कंडीशंस का इसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है पेशेंट का कि नहीं। अब चलो, आपने उसका देख लिया रिस्पायरेटरी सिस्टम कि वो ठीक है, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अब आप देखना चाहते हो कि उसमें तो कोई मसला नहीं है, तो उसमें भी सबसे पहले आप सब्जेक्टिव असेसमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में वही स्टेप्स है ऑलमोस्ट। तो अब देखते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मैं पहले आपको टेबल्स पढ़ा देता हूँ कि आपका जो हार्ट है, हार्ट में क्या मसला हो सकता है जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, और उसके क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं उस चेस्ट पेन के। तो उनको डिफाइन करने के लिए सोक्रेट्स ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, एस साइट ऑन सेट करेक्टर, ठीक है। तो ये टेबल आप देख ले, एंजाइना, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिले, उसके करेक्टरिस्टिक आप देख ले कैसे होते हैं, ठीक है। कॉजेज़ क्या हो सकती है ब्लड सप्लाई कम मिलने की। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जब ब्लड सप्लाई कंटिन्यूसली कम उसे मिले या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जिसकी वजह से वो टिश्यूज़ जो है हार्ट के जो मायोकार्डियम है वो डैमेज हो जाए, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगी। इसके करेक्टरिस्टिक्स आप देख ले और इसकी रीज़न क्या हो सकती है जिस वजह से ब्लड सप्लाई कम मिलती है। एओर्टिक डायसेक्शन, एओर्टा की वॉल के अंदर जो है डायसेक्शन दो हिस्सों में डिवाइड होगी, जिसकी वजह से दूसरी तरफ एओर्टा की वॉल के अंदर ही ब्लड जा रहा है सारा, तो एओर्टिक डायसेक्शन। इसकी करेक्टरिस्टिक देख ले, इसका पेन सबसे सेवियर होता है, वेरी सेवियर, और टीयरिंग और रिपिंग पेन होता है इसका। इसकी रीजंस देख ले, ठीक है। पेरिकार्डियल पेन, पेरिकार्डियम जब इन्वॉल्व होता है, हार्ट की जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व हो जाए तो उसके सिम्टम्स आप देख ले, और पेरिकार्डाइटिस होता है इसका। इसके अलावा पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अच्छा, इसोफेगस का पेन, इसके आप सिम्टम्स देख ले, और इसोफेगस का पेन क्यों होता है ये भी देख ले, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये टेबल देख लें ताकि आपको ये पता चल जाए, ये जो ऊपर जो मैंने सिम्टम्स बताए पेन की जो टाइप है, इसमें जो करेक्टर है उसके बारे में बताया गया है कि वाइस लाइक पेन कैसा होता है जब आपको बंद कर दे और इसके दरमियान से आपको जोर दिया जाए। कंस्ट्रिक्टिंग ऐसा पेन होता है। क्रशिंग वेट जो होता है, ये ऐसा पेन जो होता है क्रशिंग, वो कहता है कि क्रशिंग या प्रेशर वाला पेन है मुझे, ठीक है। इसके अलावा ये सिम्टम्स इन्होंने बताए गए। अच्छा, दूसरा टेबल आप देख ले, हार्ट रिलेटेड या इसके अलावा और भी मसले जो कि इडीमा काज कर सकते हैं। इडीमा क्या होता है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन एक जगह में, चाहे लेग्स हो एक्सट्रीमिटीज़। तो लेग्स की बात करते हैं, अगर एक लेग में आपके, एक एक्सट्रीमिटी में आपके इडीमा डेवलप हो रहा है, और दोनों में, दोनों जब होते हैं दोनों एक्सट्रीमिटीज़ आपके इन्वॉल्व, और इसका मतलब है कोई सिस्टेमिक कॉज है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में सिस्टेमिक कॉज होती है, ठीक है। मतलब बॉडी का कोई मसला है, जैसे कि हार्ट है, हार्ट फेलियर में दोनों लेग्स इन्वॉल्व होगी, उसके एडीमा हो सकता है। वीनस इंसफिशेंसी, क्रोनिक वीनस इंसफिशेंसी, दोनों लेग्स इन्वॉल्व है। प्रोटीन की कमी है ब्लड में जिसकी वजह से हो सकता है दोनों लेग्स में एडीमा। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ड्रग्स हो गए, ड्रग्स कॉज कर सकते हैं। इन्फीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन, थायमीन, मिलरॉयज डिजीज़ है, ठीक है। इसके अलावा इमोबिलिटी, इन केसेस में बायलैटरल हो सकता है, इमोबिलिटी की वजह से यूनिलैटरल भी हो सकता है, हेमिप्लीजिया में जैसे हो। इमोबिलिटी की वजह से डीवीटी भी हो सकता है, थ्रोम्बोसिस बन सकता है जिसकी वजह से यूनिलैटरल हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, ट्रामा हो गया, लिम्फीडीमा, इन केसेस में यूनिलैटरल लेग एडीमा हो सकता है। एक पेशेंट आपके पास आया हुआ है, दोनों लेग एडीमा है, और साथ उसका हार्ट का भी बता रहा है कि हार्ट का ही मसला है, सांस लेने में मसला आ रहा है, सांस लेने का भी नीचे देख लेते इसके बाद। तो आप जहन में ला सकते कि इसको हो सकता है हार्ट की कंडीशन हो, ठीक है। तो अगर लेट सपोज हार्ट की कोई डिजीज़ है तो उसमें आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, पाल्पिटेशन हो सकती है, डिजीनेस, सिनकोप हो सकता है, और एडीमा हो सकता है। अब हर एक का हार्ट के साथ क्या ताल्लुक है। अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट है
चेस्ट डिस्कम्फर्ट माइकार्डियल इन्फार्क्शन में हो सकता है, एंजाइना में हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस भी हार्ट के रिलेटेड, एओर्टा भी हार्ट के रिलेटेड, एओर्टिक डायसेक्शन। तो इन केसेस में जो है आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकती है। इसके अलावा हार्ट के अलावा और भी चीज़ें चेस्ट डिस्कम्फर्ट काज कर सकती है। तो ये जो कंडीशन है इसमें चेस्ट डिस्कम्फर्ट काज हो सकता है। ब्रेथलेसनेस जो है हार्ट फेलियर में एडिमा होता है लंग्स में, या उधर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रही है। एंजाइना में ब्रेथलेसनेस हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसके अलावा और जो कॉजेज़ है हार्ट के अलावा तो वो भी इधर लिखा हुआ है। इसी तरह पल्पिटेशन है, टैकीआरिथमिया, एक्टोपिक बीट्स, सिंकोप, डिजीनेस, एरिथमिया, और ये जो काफ़ी कॉजेज़ है जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड ब्रेन को ना जाए और उस वजह से डिजीनेस हो सकती है। इसके अलावा वर्टिगो की वजह से भी हो सकती है डिजीनेस, वो अलग कॉज है। इसके अलावा ये रीजंस लिखी हुई डिजीनेस की और कौन सी कॉजेज़ है ये देख ले। एडीमा, एडीमा जो है हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस की वजह से हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है और उस वजह से हो सकता है, वीनस टेसिस की वजह से एडीमा हो सकता है, लिम्फ एडीमा हो सकता है। इसके अलावा और कॉजेज़ जो है हार्ट और कार्डियोवास्कुलर के अलावा जो कॉजेज़ है वो इधर लिखी हुई है, आप देख लें। अब ये टेबल्स आपने देख लिए हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ। एक पेशेंट आपके पास आता है कार्डियोवास्कुलर का, सबसे पहले आप उसे सवालात पूछे, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करें, हिस्ट्री टेकिंग करें, उससे सवालात पूछे, क्या नाम है, क्या सब कुछ उसका पूछ ले, प्रेजेंट कंप्लेंट, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ड्रग्स का पूछ ले, ड्रग्स की वजह से जो है ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, एडिमा और पाल्पिटेशन और सिंकोपी हो सकती है। जैसे कि थायरोक्सिन देते तो उसमें एंजाइना के सिम्टम्स आ सकते हैं, या एंजाइना एक बंदे को हो कंडीशन है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रिक्रिएशनल ड्रग्स की वजह से एरिथमियास, चेस्ट पेन हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में कोई कंपोनेंट तो ऐसा नहीं है, कोई बीमारी ऐसी तो नहीं जिसकी वजह से हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, तो आपके जहन में आ सकता है चेस्ट को कार्डियोवास्कुलर कोई मसला हो सकता है। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री का पूछ ले, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, चेस्ट पेन डिस्कम्फर्ट के बारे में पूछ ले, जैसे कि अभी मैंने नीचे बता दिया। इडीमा का बता दिया मैंने आपको, उसका पूछे। ब्लड प्रेशर वाइटल्स आप उसके चेक पूछ ले उसे या देख ले, ये वैसे ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए। चलो, अच्छा डिस्पनिया ऑर्थोपनिया आप देख ले कि डिस्पनिया या ऑर्थोपनिया तो नहीं है इससे। ऑर्थोपनिया लेटते हुए इससे सांस का मसला, डिस्पनिया वैसे भी सांस का मसला हो। उसकी भी मैंने रीजंस बता दी, ब्रेथलेसनेस जो नीचे था उसकी कॉजेज़ भी थी, ऊपर भी हमने इसे पहले पढ़ ली है ब्रेथलेसनेस की कॉजेज़। तो ये सारी कंडीशंस आप देख लें। इस सबसे पहले आपने ये पूछ लिया, इसके बाद आप फिजिकल असेसमेंट करेंगे, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, जिसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। अब एक एक करके देखते हैं हार्ट रिलेटेड हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप जनरली एग्जामिन करो पेशेंट को, ठीक है। सबसे पहले देख लो कि कंफर्टेबल है रेस्ट के दौरान, या शॉर्ट ऑफ ब्रेथ तो नहीं है, डर रहा तो नहीं है, ठीक है। जगलर वेनस प्रेशर उसका देखो कि जेवीपी उसकी डिस्टेंडेड तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ तो नहीं निकली हुई। हार्ट फेलियर के बारे में ज़्यादातर ये बताता है, ठीक है। उसकी टेक्निक बताई हुई है कि कैसे देखना है, ये सिंपल है। इंस्पेक्ट हैंड्स एंड स्किन, उसके हैंड्स और स्किन देखो कि उधर ब्लड सप्लाई नॉर्मली आ रही है कि नहीं आ रही, कोई मसला तो नहीं है उसकी वेसल्स में या इस तरह कुछ, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें आप उसमें देख सकते हो। ये लीजन्स चेक कर लो, लीजन्स आपको नहीं नजर आए, जेनवे लीजन और ऑस्लर्स नोट्स, ये लीजन्स जो है पेनफुल नहीं होती, जबकि ये पेनफुल होती है, ठीक है। इसके बाद आप उसके पेरिकार्डियम इंस्पेक्शन करो उस जगह को, उस जगह पे कि आपको विजिबल पल्सेशन तो नज़र नहीं आ रही उसका। अगर आप चेस्ट देखो आपको बाहर की तरफ वो धक धक तो उसकी वजह से पल्सेशन फील तो नहीं हो रही। एपेक्स बीट मासेस देख लो, उधर कुछ बना हो तो स्कार्स तो नहीं है, पेस मेकर वगैरह तो नहीं लगा और सर्जरी तो नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा उसके थ्रू कि हार्ट के रिलेटेड कुछ हुआ है कि नहीं। फिर सेकंड आता है इंस्पेक्शन के बाद पाल्पेशन, ठीक है। पाल्पेशन में आप उसको पल्सेस पाल्पेट कर सकते हो, हार्ट के रिलेटेड क्या कर पाल्पेट कर सकते हो, पल्सेस देख सकते हो, एपेक्स बीट आप पाल्पेट कर सकते हो, पता लगा सकते हो। इसके अलावा पेरिकार्डियम की पाल्पेशन, तो अब एक एक देखते हैं। सबसे पहले पल्सेस, पल्सेस डिफरेंट लोकेशंस पे आप पाल्पेट कर सकते हो, ये देख ले। रेडियल पल्स पाल्पेट कर सकते हो, ब्रेकियल, कैरोटिड, डिफरेंट डिफरेंट है, इसकी लोकेशंस भी लिखी हुई है। तो पल पाल्पेशन के बाद आपको पल्स के बारे में आपको रेट पता चल सकता है, जब आप उसकी पल्स पाल्पेट कर रहे हो तो आपको पता चल सकता है कितना रेट है। इसके अलावा रिदम, कभी ज़्यादा कभी कम, या कभी स्लो या कभी तेज़ तो नहीं हो रही पाल्पे रिदम क्या कहते हैं, हार्ट रेट। इसके अलावा वॉल्यूम और करेक्टर के बारे में बता सकता है। अब सबसे पहले रेट, नॉर्मल हमारा हार्ट रेट क्या होता है 60 to 90 बीट्स पर मिनट, ठीक है, डिपेंड करता है। एथलीट्स जो होते हैं उनका कम होता है, 60 तक होता है, जबकि नॉर्मल लोगों का ज़्यादा होता है, सही है। तो
ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया के बारे में, रेट के बारे में पता चल सकता है। रिदम, रिदम जो है मतलब किस सीक्वेंस में हो रही है, ठीक है। अगर कभी ज़्यादा एक बार पल्स आई है, बीट आई है, फिर थोड़ी देर बाद नहीं आती, फिर आती है, 4-5 बार आती है, फिर उसके बाद फिर से नहीं आती, तो ये क्या हुआ, आपको इरेगुलरली रेगुलर, थोड़ी देर के लिए इरेगुलर आ रही है, लेकिन उसके बाद 4-5 वापस आती है, फिर से मिस मिस हो जाती है, फिर आती है। तो ये आपको इस पल्स आपका पता चल सकता है। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, इरेगुलरली इरेगुलर, आपको बिल्कुल वो पल्स अजीब सी फील होगी, तो आपको रिदम के बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब कितना हर्ट जो है, उसका ब्लड प्रेशर के बारे में एक किस्म से आपको पता चल सकता है कि उधर जो है कितना ज़ोर लगा रहा है आर्टरी की वॉल पे, ठीक है, कितना ब्लड उधर से एक जगह से आ रहा है, सही है। तो आप जब उसको फील कर रहे होते हो तो आपको पता चल सकता है उस बंदे की पल्स अगर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा आपको हाथ की तरफ मिल रहा है, उंगली की तरफ मिल रहा है जब आप पालपेट कर रहे हो, तो ये बता सकते हो उधर प्रेशर ज़्यादा है, किस वजह से, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से भी ये हाइपरटेंशन उस बंदे को हो सकती है। इसके अलावा कम पल्स हो सकती है, पल्सिंग की ग्रेडिंग्स होती है, ग्रेड 0, +1, +2, +3, +4, ठीक है। तो वो आप सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। करेक्टर में पल्स कैसी है, मतलब एकदम से बहुत तेज़ी से आ रही है, रैपिड, स्लोली आई है, इस पास होगी है, इस सर की पल्स है, या बाउंडिंग कोलेप्सिंग, इसके बारे में पता चल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले पल्पेशन में हमने क्या देख सकते हैं, पल्सिस, दूसरा एपेक्स बीट, और फिर पेरिकार्डियम की पल्पेशन, ठीक है। तो एपेक्स बीट, हार्ट का एपेक्स नीचे की तरफ होता है, कोना, हार्ट का जो कोना है, जो पॉइंटी एंड होता है, तो वो नीचे की तरफ होता है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। तो हार्ट के एपेक्स को जब आप पल्पेट करते हैं तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे अगर आप पल्पेट करें तो इस आपको कब, अगर इधर आपको ऐसे नॉर्मली पल्स मिलनी चाहिए ना, आपको फील होना चाहिए हार्ट बीट, लेकिन अगर नहीं फील हो रही हो, किन केसेस में हो सकता है, अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया राइट साइड पे हर्ट है, या ये जो दूसरी कंडीशंस लिखे हो, बीसीटी, एम्फाइजमा या इन्फ्यूजन है, इन केसेस में आपको इधर फील नहीं हो सकती हर्ट की फिर बीट, ठीक है। इसके अलावा जब आप पालपेट कर रहे होते हैं तो आप क्या इसमें पालपेट करें, मरमर तो आपको कोई फील नहीं हो रहा, हीव की आवाज़ तो नहीं आ रही इसमें, ठीक है। तो कोई ऐसी बहुत तेज़ बीटिंग तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपका हैंड बार बार उड़ जाता है ऊपर की तरफ। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो तो आपका इस तरह आपको फील होगा, ठीक है। एपेक्स पे इम्पल्स आपको फील होगी, अनडिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस नहीं होगी, लेकिन हाइपरटेंशन या इन केसेस में आपको पता चल सकता है, फोर्सफुल होती है इम्पल्स। इसके अलावा लेफ्ट पैरास्टर्नल रीजन में आपको राइट वेंट्रिकल के बारे में पता चल सकता है, लेकिन अगर वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हुई है तब आपको उधर पल्स फील होगी या डायलिटेशन हुई है। इसके अलावा आपको थ्रिल सुनाई दे सकते हैं, ठीक है। पल्पेशन ऑफ पेरिकार्डियम, प्रीकॉर्डियम, प्रीकॉर्डियम हार्ट के आगे जो रीजन है चेस्ट वॉल, उसको कह रहे हैं। एंटीरियर चेस्ट सरफेस को आप देख सकते हो, उधर फील कर सकते हो कि कोई वाल्व का मसला तो नहीं है, वाल्व का अगर या कोई इस तरह कोई मसला हो तो आपको वो मरमर या वो आवाज़ की वजह से वाइब्रेशन फील होगी। परकशन, परकशन आप टक 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 उंगली के थ्रू चेक करते हो, जिस तरह इससे पहले हमने चेक किया कि उधर कुछ मसला तो नहीं है। ये बहुत मतलब एक्सपर्टीज़ इसमें चाहिए होती है। हार्ट इन्लार्जमेंट हुई है उसके से आपको पता चल सकता है। पहले लोग किया करते थे जब एक्सरे और इको कार्डियोग्राम नहीं हुआ करता था, तब इस तरह चेक किया करते थे, लेकिन अब जो है ये यूज़ किया जाता है, परकशन नहीं यूज़ किया जाता ज़्यादातर। ऑस्कल्टेशन में आप जो है आवाज़ सुन सकते हो, ये डिफरेंट रीजन्स है। एओर्टिक रीजन की अगर आपने आवाज़ सुनी है, पल्मोनरी वॉल्व की आवाज़ सुनी है, मिट्रल या ट्राइकस्पिड, ये आपको स्पेसिफिकली हर रीजन की स्पेसिफिकली आपको आवाज़ सुनाई दे सकते हैं। अच्छा, तो नॉर्मल आपको लब डब आवाज़ सुनाई देती है, कैसे लब डब क्या होता है, ये जो वाल्व्स जो होते हैं ना, 4 वाल्व्स होते हैं ना हार्ट में, एट्रियल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल और ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो सबसे पहले S1 साउंड होता है जो कि लब की आवाज़ होता है, फिर होता है डब, S2 की आवाज़। S1 पहले आती है, लब, फिर डब, डग डग ये जो दिल की आवाज़ होती है, ठीक है, उसका बता रहे। तो पहले जो ये डग की आवाज़ आती है कब आती है, देखिए सबसे पहले एट्रियम में ब्लड आता है, एट्रियम से ब्लड नीचे जाता है वेंट्रिकल में, तो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होती है ना जिससे ब्लड नीचे जाता है। तो जब ब्लड नीचे जा रहा होता है तो ज़ाहिर बात है वाल्व उस टाइम खुली होती है। जैसे ही ब्लड नीचे चला जाता है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में जैसे ही ब्लड जाता है तो वेंट्रिकल्स एकदम से कंट्रैक्ट होने लगते हैं। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होने लगते हैं तो ब्लड पीछे की तरफ फोर्स वापस एट्रियम की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो एट्रियम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं वो वाल्व एकदम से बंद हो जाता है। तो जैसे ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, या सिस्टोली कंट्रक्शन को कहते हैं,
वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन को, वो जैसे ही स्टार्ट होती है तो एकदम से एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाता है, तो S1 की आवाज़ आती है। ठीक है, फिर जब वो क्लोज हो जाता है तो ब्लड किधर जाता है वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन से? एओर्टा जाता है, और राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, तो वो जब एओर्टा और लंग्स की तरफ जा रहा होता है तो उधर के जो वाल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं ताकि ब्लड आगे जाए। तो वो जब ओपन हो जाते हैं, जैसे ही ब्लड चला जाता है और वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन ख़त्म होती है, वापस रिलैक्स होने शुरू होते हैं, तो ब्लड जो ऊपर एओर्टा या पल्मोनरी लंग्स की तरफ गया होता है वापस पीछे आने की कोशिश करता है प्रेशर की वजह से। वो जब पीछे आने की तरफ कोशिश करता है तो वो वाले वाल्व्स बंद हो जाते हैं एकदम से, एओर्टा और पल्मोनरी का वाल्व। वो जैसे ही बंद होते हैं तो आपको S2 सुनाई देता है। तो ढक ढक की जो आवाज़ होती है ना, S1 S2, ये आपको इस बारे में बता सकता है। तो आपने स्टेथोस्कोप की लोकेशंस तो ऊपर हमने देख ली है, हर एक का सुनने के लिए किधर किधर रख सकते हैं, तो आपको S1 S2 सुनाई दे सकता है। इसके अलावा S3 S4 मरमर्स भी सुनाई दे सकते हैं, पेरिकार्डियल रब्स भी सुनाई दे सकते हैं, क्लिप्स स्नैप्स। और तो अब हर एक देखते हैं। S1 S2 नॉर्मल है, ठीक है। S1 जो होता है जब एट्रियल ना मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। नॉर्मली M1 जो है मिट्रल वाल्व वो थोड़ा सा पहले बंद होता है ट्राइकस्पिड वाल्व से, ठीक है, सही है। तो S1 अगर आप गौर से सुनो ना, एपेक्स वाली जगह पे, हार्ट का जो एपेक्स है, ये इस पिक्चर में देखिए, ये वाली जगह ये एपेक्स है, ये वाली जगह एपेक्स है, इधर अगर रख दे और सुने तो आपको ये दोनों कंपोनेंट्स की S1 साउंड जो है ना, वो जो पहले लब की आवाज़ आती है, डक की जो आवाज़ आती है, उसमें आपको दो कंपोनेंट सुनाई देंगे, एक पहले एक थोड़ा सा बाद में, लेकिन बहुत मुश्किल से सुनाई देते हैं। फिर S2 होता है जो कि वो भी नॉर्मल है, जो मैंने बताया पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व के बंद होने से आवाज़ आती है। इसमें भी जो है पहले जब आप इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो उस वक्त आपकी जो वेनस ब्लड होता है वो सारा हार्ट की तरफ जाता है। तो मतलब हार्ट की तरफ वीनस ब्लड जा रहा है तो वो किधर जाता है? राइट साइड ऑफ द हार्ट जाता है ना वीनस ब्लड। तो राइट साइड से ब्लड किधर जाता है? पल्मोनरी लंग्स की तरफ। तो लंग्स की तरफ जब आप इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो आपको नॉर्मली S2 की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन जब आप इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं आपको उस टाइम भी जो है ना पल्मोनरी वाल्व थोड़ा बाद में बंद होता है एज़ कम्पेयर टू एओर्टिक वाल्व, तो आपको उसकी भी आवाज़ सुनाई दे सकती है इंस्पायरेशन के दौरान सिर्फ। तो इसको S2 स्प्लिट कहते हैं, ये भी नॉर्मल है। S1 S2 नॉर्मल है। अब S3 क्या होता है? ये नॉर्मल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है या एथलीट है या एडल्ट्स है, यंग है, तो उनमें आपको ये आवाज़ नॉर्मली सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उनके हार्ट्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ब्लड ज़्यादा होता है, तो उस वजह से वो तेज़ी से जब जाता है ब्लड वेंट्रिकल्स में फिलिंग करता है, तो जैसे छोटी सी एक पाइप हो उसमें से जब पानी तेज़ी से जाता है तो उसकी आवाज़ आती है। तो इस तरह मरमर आपको सुनाई देता है। इसके अलावा बूढ़ों में अगर आपको इस तरह की मरमर की आवाज़ आ रही है तो लेफ्ट फेलिंग वेंट्रिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डायलेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आपको बता सकता है, ये पता चल सकता है, ठीक है। इसके अलावा S4 कब सुनाई दे सकता है? अब एक छोटी सी जगह है और एक छोटा सा एक कप है, ठीक है, और एकदम से उसको आप नल का एकदम से टैप खोल दो, एकदम से उसमें सही ज़्यादा पानी एकदम से आता है, ठुप की आवाज़ एक आती है और वो एकदम से फिल हो जाता है छोटा सा कप। तो इस तरह अगर आपका वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो है या उधर कम है, बहुत ज़्यादा जगह स्टिफ है, तो एकदम से जब ब्लड उस पर आता है एकदम से ठुप की आवाज़ आती है, S4 जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं एट्रियल किक, ठीक है। तो ये टक की आवाज़ स्टार्ट में आती है लबडब से पहले, S1 S2 से पहले, ठीक है। तो ये आपको आवाज़ सुनाई दे सकती है। मरमर्स जैसे मैंने बताया, टर्बुलेंट एक जगह से पानी तेज़ी से जाए या फ्लूइड तेज़ी से जाए तो टर्बुलेंट आवाज़ आती है, वो मरमर कहलाता है। तो सिस्टोली के दरमियान भी कंट्रक्शन हो रही है, S1 S2 के दरमियान कंट्रक्शन होती है ना, जैसे मैंने बताया S1 एट्रिया वो क्या कहते हैं एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व बंद होता है और S2 शुरू होने से पहले कंट्रक्शन वाला फेज़ होता है सारा। तो इसके दौरान अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो ये कंडीशंस हो सकती है। डायस्टोलिक के दरमियान आपको सुनाई दे रही है तो ये सारी कंडीशंस हो सकती है। कैसे? अब कंट्रैक्शन हुई है, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट किए तो ब्लड किधर जाएगा? या तो पीछे की तरफ जाएगा एट्रिया की तरफ, लेकिन एट्रिया के वाल्व बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बंद ना हो, सही से रिगर्जिटेशन हो, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन से होते हैं? मिट्रल और ट्राइकस्पिड। उधर से अगर ब्लड पीछे की तरफ जाने की कोशिश करे, रिगर्जिटेशन हो, तो उसमें आपको आवाज़ आ सकती है सिस्टोली के दरमियान। इसके अलावा अगर एओर्टिक और पल्मोनरी, जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है, सिस्टोली वाला फेज होता है, उसमें ब्लड आगे जाता है एओर्टा और पल्मोनरी, तो अगर उधर जगह तंग है, स्टेनोसिस हुई हुई है, तो उस केस में भी आपको आवाज़ सुनाई देगी मरमर की। डायस्टोलिक,
जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर होता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर होता है तो उधर ब्लड किधर से आता है उस टाइम? एट्रियम से आता है ना ब्लड, वेंट्रिकल फिलिंग करती है होती है। या इसके अलावा ब्लड एट्रिया और लंग से वापस पीछे की तरफ आ सकता है, लेकिन वाल्व नॉर्मली बंद हो जाती है जिसमें S2 की आवाज़ आती है। अगर उसके बाद अगर उसमें से ब्लड वापस पीछे की तरफ आने की कोशिश करे, जो अगर रिगर्जिटेशन हो तो तब आवाज़ आएगी। तो पल्मोनरी एओर्टिक रिगर्जिटेशन में आपको आवाज़ आ सकती है S2 या सॉरी डायस्टोलिक के दरमियान, ठीक है। इसके अलावा मिट्रल या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, जो एट्रियम से ब्लड आ रहा होता है, अगर उधर तंगी हुई हुई है उस जगह में, तो उधर से जब ब्लड नीचे आता है तो तब भी आपको मरमर की आवाज़ सुनाई दे सकती है। इसके अलावा सिस्टोलिक एजेक्शन, ये भी नॉर्मली हो सकता है, ठीक है, जब एकदम से वो ब्लड जा रहा होता है एओर्टा या पल्मोनरी के थ्रू। मिड सिस्टोली में भी आपको आवाज़ हो सकती है।